बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। टुडे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लीशमेनिया। लीशमेनिया की 4 मेजर पैथोजेंस होते हैं, 4 मेजर स्पीशीज़ होती हैं। लीशमेनिया डोनोवानी, लीशमेनिया ट्रॉपिका, लीशमेनिया मैक्सिकाना एंड लीशमेनिया ब्राज़ीलेंसिस। ठीक है, तो ये 4 स्पीशीज़ हैं। उसके बाद हम देखते हैं लीशमेनिया डोनोवानी जो है वो मेन कॉज है डिजीज़ की, इसको हम कहते हैं विज़रल। लीशमेनिया डोनोवानी को विज़रल लीशमेनिया भी कहते हैं एंड इट इज़ मेन कॉज ऑफ काला आजार या विज़रल लीशमेनियासिस। इंपॉर्टेंट साइकिल क्या है कि जो लाइफ साइकिल है ये, इसमें लाइफ साइकिल में कौन इन्वॉल्व होता है? सैंड फ्लाई एज अ वेक्टर इन्वॉल्व होती है। होते हैं लीशमेनिया के डॉग, फॉक्सेस एंड रोडेंट्स। ठीक है, फीमेल फ्लाई ही सिर्फ वेक्टर के तौर पे क्यों काम करती है? क्यों? क्योंकि वो ब्लड मील के ऊपर डिपेंड करती है, ब्लड मील के ऊपर डिपेंड करती है और फिर उसके एग्स मैच्योर होते हैं और वो रिप्रोडक्शन कर सकती है, इसलिए फीमेल फ्लाई वेक्टर के तौर पर काम करती हैं। क्यों? क्योंकि फीमेल फ्लाई को ही ब्लड चाहिए होता है, तो वही जाके ह्यूमन बींग का ब्लड चूसती है। ठीक है, तो वही ब्लड चूसती है, तो तभी ह्यूमन बींग का या उसके अलावा जो है वो रेजरवॉयर जो डॉग, फॉक्सेस और रोडेंट्स हैं उनसे भी ब्लड लेती है। तो जब ये तो साथ-साथ उनके अंदर ये लीशमेनिया भी आ जाता है और फिर वो लीशमेनिया आगे जो है वो ट्रांसमिट कर देती है होस्ट को। जब भी वो किसी होस्ट को इन्फेक्ट करती है तो वहाँ पे फिर उसके फिर उसमें ब्लड में डाल देती है और फिर उसके मैक्रोफेजेस खा लेते हैं उसको और मैक्रोफेजेस उसको बना देते हैं। मैक्रोफेजेस में बैठा होता है ए मेस्टिगोट। ठीक है, अब क्या होता है कि जो जब सैंड फ्लाई ब्लड को इन्फेक्टेड होस्ट में डालेगी तो मैक्रोफेजेस में जाएगा और वो ए मेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाएगा। आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ द मैक्रोफेजेस जब डिसॉल्व होते हैं तो वो ए मेस्टिगोट गट में जाके किस में डेवलप हो जाते हैं? प्रो मेस्टिगोट में। ठीक है, अब ये वाली जो साइकिल है ना, ये सारी किस में हो रही है? ये पूरी साइकिल हो रही है फ्लाई के अंदर। यानी कि फ्लाई ने क्या किया कि जिस होस्ट को काटा इन रेजरवॉयर्स को, उनके ज़रिए उसने क्या किया कि उस इन्फेक्टेड होस्ट के ज़रिए, हमने पढ़ा है ना कि होस्ट के अंदर ये किस फॉर्म में पड़े होते हैं? मैक्रोफेजेस के अंदर ए मेस्टिगोट की फॉर्म में पड़े हुए होते हैं लीशमेनियास। ठीक है, तो अब जब सैंड फ्लाई ने ब्लड लिया तो उसके अंदर ये मैक्रोफेजेस कंटेनिंग ए मेस्टिगोट आ गए, तो वो मैक्रोफेजेस जब सैंड फ्लाई में जाएंगे डिजॉल्व होंगे और उसकी मदद से ए मेस्टिगोट रिलीज होंगे। सैंड फ्लाई की गट में जाके ए मेस्टिगोट प्रोमेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे, वहाँ माइग्रेट होके प्रोमेस्टिगोट में माइग्रेट होके फिर वो उसकी फेरिंग्स में आ जाते हैं। और जब भी वो अगली दफ़ा कहीं बाइट करती है, जो जो फेरिंग्स में पड़े हुए प्रोमेस्टिगोट होते हैं ना, वो आगे जाके दूसरे जिसको भी बाइट करेगी उसमें ट्रांसमिट हो जाएंगे। तो ये जो पूरी साइकिल है कि जो ए मेस्टिगोट है प्रोमेस्टिगोट में कन्वर्ट होते हैं फिर फेरिंग्स में जाते हैं, इसको 10 दिन लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो 10 दिन का पीरियड हो गया, प्रोमेस्टिगोट सलाइवा में पड़े हुए हैं यानी कि फेरिंग्स में पड़े हुए हैं, अब वो जब भी ह्यूमन बींग को बाइट करेगी तो प्रोमेस्टिगोट क्या होगा कि ह्यूमन बींग के अंदर जाएंगे और ह्यूमन बींग के मैक्रोफेजेस उसको इनगल्फ कर लेंगे और दोबारा से वो ए मेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ए मेस्टिगोट मैक्रोफेजेस के साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि ए मेस्टिगोट क्या करते हैं कि वो मैक्रोफेजेस के अंदर वैक्यूल को लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज़ नहीं होने देते और जब तक वैक्यूल लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ नहीं होगा वो ए मेस्टिगोट को किल नहीं कर सकता। इसलिए ए मेस्टिगोट क्या करते हैं कि मैक्रोफेजेस के वैक्यूल को लाइसोसोम से फ्यूज़ नहीं करने देते ताकि वो इनको किल ना कर पाएँ और वो मैक्रोफेजेस में पड़े रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए मेस्टिगोट। उसके अलावा हमें पता होना चाहिए ए मेस्टिगोट क्या होता है। ए से पता चल रहा है कि नॉन फ्लैजेलेटेड। ठीक है, यानी कि ए मेस्टिगोट है, इसमें कोई फ्लैजेला वगैरह नहीं होते, जबकि प्रो मेस्टिगोट में फ्लैजेलम भी होता है। और फ्लैजेलम का मतलब क्या है कि प्रो मेस्टिगोट जो है वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है कि एंटीरियर काइनेटोप्लास्ट होता है जो इनकी मूवमेंट करवाता है। अब ये देख लें लीशमेनिया डोनोवानी की लाइफ साइकिल कैसे स्टार्ट होती है। यहाँ पे सैंड फ्लाई थी, उसने क्या किया कि मील ली। ठीक है, मील ली और उसने क्या किया कि ब्लड मील जब ले रही थी तो उसके फेरिंग्स में क्योंकि प्रोमेस्टिगोट पड़े हुए थे उसने ह्यूमन बींग में इंजेक्ट कर दिए। अब वो प्रोमेस्टिगोट क्या होंगे कि वो प्रोमेस्टिगोट ह्यूमन बींग के मैक्रोफेजेस में जाएंगे, वहाँ पे प्रोमेस्टिगोट क्या करेंगे? ए मेस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाएंगे और ए मेस्टिगोट वैक्यूल को उसके साथ लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ नहीं होने देता और ए मेस्टिगोट की फॉर्म में पड़े रहते हैं। और जब भी ए मेस्टिगोट सेल में मल्टीप्लाई करते रहते हैं, जब उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो वो सेल्स में मल्टीप्लाई होते हैं, सेल रप्चर करता है और जब सेल रप्चर करेगा तो वो सारे के सारे ए मेस्टिगोट रिलीज़ होंगे। अब दोबारा से जब एक दफ़ा फिर सैंड फ्लाई इसको काटेगी ह्यूमन बींग को, तो अब अगर उसके ब्लड में ए मेस्टिगोट है, देखो पहले काट रही थी तो इसके क्योंकि फेरिंग्स में प्रो मेस्टिगोट थे तो इसने इंजेक्ट कर दिया। अब हो सकता है फ्लाई आई वो ब्लड मील ले रही हो और ह्यूमन बींग पहले से इन्फेक्ट हुआ और उसके अंदर ए मेस्टिगोट पड़े हुए हो, तो ये मेस्टिगोट खा लेगी। ठीक है, पैरासिटाइज्ड मैक्रोफेजेस इसने खा लिए, वो फटेंगे और उनके अंदर से ए मेस्टिगोट रिलीज़ होगा। अब जो ए मेस्टिगोट है वो किस में, वो गट में जाएगा और गट में वो प्रो मेस्टिगोट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और प्रो मेस्टिगोट फिर कहाँ जाएंगे? उसके फेरिंग्स में जाएंगे और दोबारा 10 दिन बाद से, यानी कि इस लाइफ साइकिल को 10 दिन लगते हैं, वो दोबारा जब किसी ह्यूमन बींग को या किसी भी होस्ट को काटेगी तो वो वहाँ पे क्या करेगी कि ये सारे प्रो मेस्टिगोट उसमें ट्रांसमिट कर देती है। तो ये पूरी लाइफ साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी।
यहाँ पे देख लें ये मैक्रोफेज है, ये पूरा मैक्रोफेज पड़ा हुआ है और इसके अंदर ये ए मास्टिगोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द ए मास्टिगोट नॉन फ्लैजेलेटेड फॉर्म इन साइटोप्लाज्म ऑफ बोन मैरो सेल, के बोन मैरो को इन्फेक्ट किया हुआ है इसने और ये बोन मैरो के मैक्रोफेजेस में पड़ा हुआ है। उसके अलावा क्या होता है कि जो ए मास्टिकोट होते हैं वो ना सिर्फ ये कि मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करते हैं, बल्कि बाकी सारे रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स जो हमारे बोन मैरो वगैरह में भी मौजूद होते हैं उनको भी इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। अब पैथोजेनेसिस क्या है कि जो विजरल लीशमेनियासिस है वो नाम से ही पता चल रहा है कि विजरास को इन्वॉल्व करती है। तो इसमें कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं? रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स के ऑर्गन, जो कि हमें पता है लिवर, स्प्लीन और बोन मैरो होते हैं, वो सबसे सिवियरली इफेक्ट होंगे। तो क्या ख्याल है, बोन मैरो के अंदर जब ये जाएंगे तो बोन मैरो में क्या करेंगे? बोन मैरो के मैक्रोफेजेस में बैठ जाएंगे, मैक्रोफेजेस अपना काम नहीं कर पाएंगे तो बोन मैरो की एक्टिविटी कम हो जाएगी, उसके अंदर सेलुलर डिस्ट्रक्शन चल रही होती है, स्प्लीन में भी चल रही होगी डिस्ट्रक्शन, यानी कि इन ऑर्गन्स को वो डिस्ट्रॉय करेगी। तो क्या ख्याल है, बोन मैरो डिस्ट्रॉय होगा तो अनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। तो इसकी वजह से पेशेंट को अनीमिया हो रहा है, हाइपोक्सिया वगैरह होगा, ल्यूकोपीनिया की वजह से इन्फेक्शन होंगे, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की वजह से ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा क्योंकि स्प्लीन है, स्प्लीन के अंदर भी क्या हो रहा है? डिस्ट्रक्शन हो रही है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन। तो एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होगी, वो किस वजह से हो रही है? क्योंकि जितनी डिस्ट्रक्शन हो रही होगी उतने मैक्रोफेजेस प्रोलिफरेट कर रहे होंगे। तो एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड ऑल्सो ड्यू टू सिक्वेस्टर्ड आरबीसीज, ठीक है। और सिक्वेस्टर्ड ब्लड सेल्स, सारे के सारे ब्लड सेल्स हैं उनकी भी सिक्वेस्ट्रेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ा हुआ है मैक्रोफेजेस में जाके, ये मास्टिगोट बनाए हुए थे तो उनको कौन किल कर रही होगी? स्प्लीन किल कर रही होगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि स्प्लीन एनलार्ज हो जाएगी। और उसके अलावा आईजीजी भी, जो इंक्रीज्ड आईजीजी होती है वो ना स्पेसिफिक होती है ना सेंसिटिव होती है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आईजीजी सिर्फ लीशमेनियासिस में ही राइज़ होगी, और भी बहुत सारी डिजीज़ में राइज़ हो सकती है। तो हमें कंफर्म नहीं होता कि आईजीजी की राइज़ का कॉज क्या है। अब ये जो विज़रल लीशमेनियासिस है, इसका दूसरा नाम हमने पढ़ा था काला आज़ार, ठीक है। काला आज़ार होता है और इसमें 3 डिस्टिंक्ट एपिडेमियोलॉजिकल पैटर्न्स हैं, यानी कि ये डिफरेंट एरियाज़ में होता है। इसमें एक एरिया जो मेडिटेरेनियन एरिया है वहाँ पे एक काला आज़ार अकर करता है। एक अकर करेगा मिडल ईस्ट में और एक डिफरेंट पार्ट ऑफ चाइना में अकर करेगा। रिजर्वायर होस्ट प्राइमरीली कौन होते हैं? इनके डॉग और फॉक्सेस होते हैं। उसके अलावा जो सहारा अफ्रीका का एरिया होता है वहाँ पे रैट्स वगैरह और छोटे छोटे जो कार्निवोर्स होते हैं ना, सिवेट्स वगैरह, वो हो जाते हैं। रिजर्वायर्स आर द मेन रिजर्वायर। तीसरा पैटर्न कहाँ पे होता है? तीसरा पैटर्न इंडिया में नज़र आता है और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ कीनिया वगैरह में, वहाँ पे रिजर्वायर्स कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि जो चाइना वगैरह है और उन पे मेनली डॉग और फॉक्सेस रिजर्वायर होते हैं। सब सहारा अफ्रीका में वहाँ पे कार्निवोर्स, छोटे छोटे कार्निवोर्स और रैट्स आर द रिजर्वायर, और इंडिया वगैरह और कीनिया वगैरह में ह्यूमन बींग्स आर द ओनली रिजर्वायर। उसके अलावा सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेशेंट को इंटरमिटेंट फीवर होता है कभी नहीं होता, वीकनेस होती है, उसका वेट लॉस चल रहा होता है। स्प्लीन हमने पढ़ा है कि उसकी स्प्लीन एनलार्ज हो जाती है। उसके अलावा जो जिनकी स्किन का कलर लाइट होता है ना, उन लोगों में हमें हाइपर पिगमेंटेशन नज़र आती है, यानी कि उनकी स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। इसलिए इसको काला आज़ार कह रहे हैं, ब्लैक सिकनेस। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स की अंदर हाइपर पिगमेंटेशन होती है तो उनकी स्किन काली हो जाती है, ठीक है। डिजीज़ महीनों सालों तक चल सकती है। इनिशियली पेशेंट जो है वो थोड़ा सही होता है, मतलब उसको नहीं फील हो रहा होता कि मैं बीमार हूँ, बेशक परसिस्टेंट फीवर होता है उसको, लेकिन पेशेंट जो है ना वो रीजनेबली वेल फील करता है। लेकिन जैसे जैसे उसको अनीमिया हो रहा है, ल्यूकोपीनिया हो रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, उसको वीकनेस होती है, इन्फेक्शन होती है, ब्लीडिंग चल रही होती है जीआईटी में, और फिर इन चीज़ों के साथ साथ पेशेंट को जो है वो साइन सिम्टम्स जब नज़र आते हैं तो उसकी वीकनेस भी ज़्यादा हो जाती है। और अनट्रीटेड डिजीज़ इज़ नियरली ऑलवेज फेटल। ऑब्वियसली इस डिज़ीज़ को आप ट्रीट नहीं करेंगे तो ये डेंजरस होती है पेशेंट्स के लिए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि डायग्नोसिस को कि हम कैसे बनाते हैं। जो डायग्नोसिस होता है काला आज़ार का, उसमें हम क्या है कि मेन हमने ए मास्टिगोट को डिटेक्ट करना है। तो आप क्या करते हो कि हमने पढ़ा था ना कि रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के ऑर्गन्स होते हैं, बोन मैरो, लिवर और स्प्लीन और लिम्फ नोड वगैरह। आप क्या कराते हो? आप उनकी बायोप्सी करवाते हो। बायोप्सी करवाते हो और उसको जब बायोप्सी करवा के आप माइक्रोस्कोप में देखते हो, कल्चर वगैरह करवाओगे, तो आपको नज़र आएंगे कि उन मैक्रोफेजेस के अंदर ए मास्टिगोट पड़े हुए हैं। आप कल्चर भी करा सकते हो ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। उसके अलावा आप सीरोलॉजिकल टेक्निक्स भी, यानी कि आप इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ज़रिए क्या करते हो कि पेशेंट्स के अंदर एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करते हो। ये इतने डायग्नोस्टिक नहीं होते। हमने पढ़ा था ना कि आईजीजी बहुत सारी डिजीज़ेज़ में ज़्यादा हो सकती है, तो ऑब्वियसली सीरोलॉजिकल टेस्ट आर नॉट मच डायग्नोस्टिक। लेकिन अगर हमें आईजीजी की हाई कंसंट्रेशन मिलेगी तो इस बात का क्या मतलब है कि अगर एक एंटीबॉडी ज़्यादा है तो इसका मतलब है पेशेंट में कोई ना कोई इन्फेक्शन चल रहा है। तो एटलीस्ट हमें इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस से ये तो पता चलता है ना कि पेशेंट में इन्फेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके अलावा हम क्या करते हैं कि एक स्किन टेस्ट भी करते हैं, और उसमें क्या करते हैं कि हम स्किन टेस्ट करते हैं और उसमें हम एक क्रूड होमोजेनेट होता है प्रोमेस्टिगोट का, यानी कि प्रोमेस्टिगोट को आप मतलब प्रोमेस्टिगोट्स हमने जमा किए हुए होते हैं और उसका एक मटेरियल बना लेते हैं और वो पेशेंट की स्किन में इंजेक्ट करते हैं। अब वो जो क्रूड होमोजेनेट होता है ना प्रोमेस्टिगोट्स का, उसको कहते हैं लीशमैनिन। तो लीशमैनिन एज एन एंटीजन काम करता है। तो हम टेस्ट करके देख रहे हैं कि क्या इस एंटीजन के खिलाफ पेशेंट की बॉडी रिएक्ट कर रही है। तो हम क्या करते हैं कि उसको इंजेक्ट कर देते हैं पेशेंट की स्किन में। तो क्या होता है कि अगर तो
टेस्ट नेगेटिव है, तो स्किन टेस्ट नेगेटिव होता है ड्यूरिंग एक्टिव डिजीज़, लेकिन पॉजिटिव होता है उन पेशेंट्स में जो रिकवर कर चुके हैं। अब एक्टिव डिजीज़ में क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि आपने क्या इंजेक्ट किया है पेशेंट में, एंटीजन इंजेक्ट किया है। तो एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी कब बनती है? जब पेशेंट रिकवर कर जाता है। तो जब ऑब्वियसली रिकवर इसी वजह से हुआ है ना कि डिजीज़ के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। तो अगर ये टेस्ट नेगेटिव है यानी कि एंटीजन के खिलाफ, यानी आपने स्किन पे, पेशेंट की स्किन पे यहाँ पे इंजेक्शन लगाया, अगर तो पेशेंट के अंदर एंटीबॉडी है तो यहाँ पे स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी और रिएक्शन होगा। इसका मतलब होगा कि इस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनी हुई थी, उसने रिएक्ट कर लिया। तो अगर तो आपको स्किन के ऊपर कोई चीज़ नज़र आएगी तो मतलब कि पेशेंट रिकवर हो गया और टेस्ट पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपने इंजेक्ट किया और स्किन के ऊपर आपको कुछ भी नज़र नहीं आया, इट मीन्स देयर आर नो एंटीबॉडीज अगेंस्ट द लीशमैनियन एंटीजन इन द पेशेंट्स बॉडी। ठीक है, पेशेंट के ब्लड में लीशमैनियन एंटीजन के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसलिए उसने रिएक्शन नहीं किया, तो हमें टेस्ट जो है वो नेगेटिव मिलता है। तो टेस्ट की बेसिस पे हमें पता चल जाता है कि एक्टिव इन्फेक्शन है या पेशेंट का इन्फेक्शन रिजॉल्व कर चुका है। ट्रीटमेंट क्या है कि आप क्या करते हो कि लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी भी दे सकते हो, सोडियम सिबोग्लूकोनेट भी दे सकते हो। ये 2 ट्रीटमेंट्स हैं उसके। प्रिवेंशन क्या है कि सैंड फ्लाइज के बाइट को वैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, नेट्स का इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग और इंसेक्ट रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे वगैरह करने हैं, ठीक है? यानी कि हमें कॉज़ को एक्सक्लूड करना है। बाकी स्पीशीज़ हैं हमारे पास लीशमैनिया ट्रॉपिका, लीशमैनिया मैक्सिकाना एंड लीशमैनिया ब्राज़ीलेंसिस। अब लीशमैनिया ट्रॉपिका और जो मैक्सिकाना है ना, ये दोनों क्या कराएंगे? क्यूटेनियस लीशमैनियासिस यानी कि स्किन का लीशमैनियासिस डिजीज़ करवाएंगे। जबकि जो हमारे पास दूसरा है ना लीशमैनिया ब्राज़ीलेंसिस, वो म्यूकोक्यूटेनियस यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन्स की और स्किन दोनों की लीशमैनियासिस कराएगी। तो ये बात आपने याद रखनी है। ट्रॉपिका एंड मैक्सिकाना कॉजेज़ क्यूटेनियस लीशमैनियासिस एंड ब्राज़ीलेंसिस कॉजेज़ म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस। अब इसमें देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास ये वाली जो स्पीशीज़ हैं लीशमैनिया की, उसमें कौन वेक्टर्स होते हैं? इसमें भी सैंड फ्लाई आर द वेक्टर्स फॉर दीज 3 ऑर्गेनिज्म, ठीक है? लेकिन जो लीशमैनिया डोनोवानी था उसके लिए भी यही थी, ठीक है? और उसके अलावा क्या है, फॉरेस्ट रोडेंट्स भी होते हैं मेन रिजर्वायर्स, ठीक है? फॉरेस्ट रोडेंट भी हो सकते हैं। और लाइफ साइकिल जो इन पैरासाइट की होती है वो लीशमैनिया डोनोवानी के सिमिलर होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। पैथोजेनेसिस क्या होती है कि क्यूटेनियस, हमें नाम से ही पता चल रहा है कि वो सिर्फ स्किन में होता है, ठीक है? और जो म्यूकोक्यूटेनियस होता है वो म्यूकस मेम्ब्रेन में, कार्टिलेजेस में भी चला जाता है, ठीक है? म्यूकस मेम्ब्रेन और कार्टिलेज तक भी चला जाता है। अब इनमें क्या होता है, ग्रैनुलोमेटस रिस्पॉन्स है, यानी ग्रैनुलोमास बनते हैं कि क्या होता है कि सेंटर में कोई एक जायंट सेल होता है, इर्द-गिर्द सारे के सारे इम्यून सेल्स जमा होते हैं और बड़ा सा ग्रैनुलोमा बना लेते हैं। तो लीशमैनियासिस में ग्रैन्युलोमेटस रिस्पॉन्स होता है। अब क्या ख्याल है, जब ग्रैन्युलोमेटस रिस्पॉन्स है, इतने इन्फ्लेमेटरी सेल्स जमा हुए हुए हैं, तो वहाँ पे नेक्रोसिस चल रहा होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जिस जगह पे सपोज सेंटर वाली जगह पे आके बाइट किया था और बाइट करने के बाद ग्रैन्युलोमा बना था, तो सेंटर पे आपको नेक्रोटिक अल्सर नज़र आता है बाइट साइट पे, ठीक है? और उस जगह पे क्योंकि अल्सर बन गया है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सुपर इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। तो लीजन टेंड टू बिकम सुपर इन्फेक्टेड विद बैक्टीरिया, यानी कि एक दफ़ा तो बाइट से लीशमैनिया ट्रांसमिट हो गया, उसके बाद क्या होता है कि उस बाइट पे क्योंकि नेक्रोटिक अल्सर बना हुआ होता है तो उसके ऊपर सुपर इन्फेक्शन विद बैक्टीरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं क्लिनिकल फाइंडिंग में क्या होता है कि जिस जगह पे काटा था वहाँ पे रेड पेप्यूल बनता है क्यूटेनियस लीशमैनियासिस में। और वहाँ पे क्या होता है कि जब रेड पेप्यूल बन जाता है जिस जगह पे एक्सपोज था, इसलिए कहा है ना कि इसकी प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोज्ड एरियाज पे सैंड फ्लाई आके काटेगी, रेड पेप्यूल बन जाएगा और वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाएगा, ठीक है? वो स्लोली बड़ा होता जाएगा और वो सैटेलाइट नोड्यूल्स बना लेगा, मल्टीपल सैटेलाइट नोड्यूल्स, वो आपस में नोड्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और कंबाइन होने के बाद वो स्किन को डिस्ट्रॉय करेंगे और वहाँ पे अल्सर बन जाएगा, ठीक है? अब क्या होता है कि यूजली जो क्यूटेनियस लीशमैनियासिस है उसमें एक सिंगल लीजन बनता है, यानी स्किन में एक सिंगल लीजन बना और आहिस्ता आहिस्ता अगर तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल है तो उसमें स्पॉन्टेनियसली वो हील कर जाता है, ठीक है? लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि उनकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती इसके खिलाफ। तो अगर इस लीजन के खिलाफ कोई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी नहीं है तो लीजन बड़ा होता जाएगा और उसके अलावा इसमें ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा जमा होते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़नी है म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस। म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस में क्या होता है कि एक पेप्यूल बनता है जिस जगह पे बाइट होती है और वहाँ पे फिर बहुत बड़ा मेटास्टैटिक लीजन बन जाता है, म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन। म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन कहाँ पे है? नोज़ में है। नोज़ के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, बाहर स्किन है। तो अगर यहाँ पे कोई लीजन होगा तो वो लीजन बड़ा होता जाएगा और डिसफिगरमेंट हो जाएगी, यानी कि पेशेंट की शक्ल बिगड़ जाती है। जिस जगह पे काटा है वहाँ से डिसफिगरमेंट स्टार्ट हो जाती है और डिसफिगरिंग ग्रैन्युलोमेटस अल्सरेटिंग लीजन बन जाता है। और वो क्या करेगा, वो नेज़ल कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करेगा लेकिन बोन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। हमने पढ़ा था ना कि कार्टिलेज को डिस्ट्रॉय करे, तो नेज़ल, हमें पता है कि नोज़ में हमारी कार्टिलेज होती है और म्यूकोक्यूटेनियस जगह भी है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है कि डिसफिगरिंग ग्रैन्युलोमेटस अल्सरेटिंग लीजन डिस्ट्रॉय द कार्टिलेज और लीजन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो हील कर जाते हैं। लेकिन म्यूकोक्यूटेनियस लीशमैनियासिस थोड़ा ज़्यादा डेंजरस इस सेंस में है कि एक तो ये मेटास्टेटिक लीजन्स बनाता है और ये डिसफिगरिंग वुंड्स कॉज करता है, कि यानी कि एक दफ़ा पेशेंट को काटा तो उसकी कार्टिलेज अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी ना म्यूकोक्यूटेनियस एरिया की, या जैसे हम कहते हैं कि
अक्सर म्यूकोक्यूटेनियस एरिया हमारे लिप्स के अराउंड भी है, नोज़ के अराउंड भी है, तो वहाँ पे कार्टिलेज भी डिस्ट्रॉय करेगा, तो डिसफिगरिंग लीजन होंगे। डायग्नोसिस यूजुअली आप माइक्रोस्कोपिकली बनाते हो। आप क्या करते हो कि आप एक स्मेयर लेते हो, ब्लड लेते हो, उसकी स्लाइड बनाते हो और स्लाइड पे आपको क्या नज़र आते हैं, मैक्रोफेजेस नज़र आते हैं, उसमें आपको ए मास्टिकोट नज़र आ जाएगा, ठीक है? तो वो स्लाइड आप कहाँ से लेते हो? उस स्किन लीजन से लेते हो जहाँ पे जाके उसने काटा था, ठीक है? लीशमैनियन स्किन टेस्ट भी करते हैं, जो हमने पीछे पढ़ा है वो पॉजिटिव होगा जब स्किन अल्सर नज़र आएगा और उसकी मदद से हम डायग्नोज़ कर सकते हैं कि एंडेमिक इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ पेशेंट में, ठीक है? तो हम लीशमैनियन स्किन टेस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसका डायग्नोसिस माइक्रोस्कोपिकली किया जाता है। ट्रीटमेंट इज़ अगेन सोडियम सिबोग्लूकोनेट। प्रिवेंशन क्या है कि आपने प्रोटेक्शन करनी है सैंड फ्लाई से बाय यूजिंग नेटिंग, विंडो स्क्रीन्स, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड इंसेक्ट रिपेलेंट्स, राइट? कैचे की डायग्राम देख लेते हैं हम लीशमेनिया डोनोमानी की और लीशमेनिया ब्राज़िलेंसिस की, ठीक है? तो डेज़र्ट मेनिया से आपने याद रखना है। अब ये देखो, ये एक बंदा अंदर से निकल रहा है, इसने सैंड बियरिंग ग्रीन है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि ये है लीशमेनिया ब्राज़िलेंसिस। तो इसमें क्या है, वर्टिब्रेट्स आर द होस्ट। इसके इर्द-गिर्द देखो सैंड फ्लाइज़ हैं, तो इसका मतलब क्या है कि सैंड फ्लाई इज़ द वेक्टर और इसने ग्रीन सूट पहना हुआ है पूरा इसके ऊपर, तो इसका मतलब क्या है कि क्यूटेनियस लीशमेनियासिस है, एक ज़ॉम्बी लाइक कैरेक्टर लीडिंग टू द क्यूटेनियस लीशमेनियासिस। अब देखो यहाँ पे ये जो केज बनी हुई है, इसका मतलब है मैक्रोफेज, अंदर गोट पड़ी हुई है, तो इससे याद रखो ए मैस्टिगोट, ठीक है? और हमने वो सारा पढ़ा हुआ है कि फ्लाइज़ कैसे प्रोमेस्टिगोट को ट्रांसमिट करती हैं और वो मैक्रोफेजेस के अंदर जाके ए मैस्टिगोट में कन्वर्ट हो जाता है मैक्रोफेज के अंदर, ठीक है? एनिमल के ऊपर देखो कि आपको एनिमल के ऊपर पर्पल स्पॉट्स नज़र आएंगे, थोड़ा सा आप जब एक अच्छी वाली डायग्राम देखोगे तो उसमें नज़र आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि पर्पल स्टेन न्यूक्लियाई होते हैं और उसके अंदर ए मैस्टिगोट के न्यूक्लियाई आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये देखो पर्पल स्टेन डॉट्स नज़र आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब क्या है कि अंदर ए मैस्टिगोट के न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। ये डायग्राम हमने लेविंसन में भी देखी है अभी थोड़ी देर पहले, जो हमने लेक्चर में देखी है, ठीक है? उसके अलावा ये स्प्लीन में होते हैं, स्किन के लीजन्स होते हैं और ये देखो, ये बंदा नीचे बैठा हुआ है, ये कितना बीमार लग रहा है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि इसको क्या हुआ है, विज़रल लीशमैनियासिस, और इसकी बॉडी पे हाइपर पिगमेंटेड स्पॉट्स भी बने हुए हैं, ठीक है? तो इसका मतलब है इसको हुआ ब्लैक फीवर या विज़रल लीशमैनियासिस, और वो किसकी वजह से होता है, लीशमैनिया डोनोमानी। और अगर इस वाले को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये 100% फेटल होता है। अब ये आगे पैन पड़ा हुआ है, पैन में देखो एक खाई हुई चीज़ सी पड़ी हुई है और छोटे-छोटे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, इसका मतलब है आरबीसीज़ और प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, तो पेशेंट को पैनसाइटोपिनिया भी होता है। लीशमैनिया डोनोमानी की वजह से हमने कहा था कि वो बोन मैरो को इफेक्ट करता है और वहाँ पे पैनसाइटोपिनिया हो जाएगा। काऊ के ऊपर लिवर और स्प्लीन बनी हुई है, तो हेपेटोस्प्लीनोमेगाली होती है। देखो टी बोन स्ट्रीक पड़ी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, स्टीबोग्लूकोनेट इज़ फॉर क्यूटेनियस लीशमैनियासिस ट्रीटमेंट है। और यहाँ पे फ्रॉग्स पड़े हुए हैं, तो फ्रॉग्स का मतलब क्या है कि एम्फोटेरिसिन बी फॉर द विज़रल लीशमैनियासिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट लीशमैनिया डोनोवानी एंड लीशमैनिया ब्राज़िलेंसिस। उन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया है।